हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ओबीजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं, इवन जो कल क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे जिसमें आपके बहुत स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क आए हैं और कुछ स्टूडेंट के थोड़े से कम आए हैं। तो उनको क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ उन्होंने गलती किया या उनका थॉट प्रोसेस मैच कर रहा था, नहीं कर रहा था, रैशनली उन्होंने गलत सोच लिया या उनको क्या रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, थ्योरेटिकल नोट में प्रॉब्लम हो रही है, वो सब आज हम देखेंगे कि किसने कहाँ क्या गलती की। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए बैठ जाइए अपना नोटबुक पेन पेपर लेकर। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं आपको उन्हें नोट ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो कुछ इस तरीके से है कि वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, एन एसिडिक एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इन्होंने पूछा है कि वेजाइना का जो एनवायरनमेंट होता है वो किस तरीके का होता है। वेजाइनल जो कैनाल का जो एनवायरनमेंट होता है वो किस तरीके का देखने को मिलता है। एल्कलाइन इन नेचर रहता है, एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, या फिर एनवायरनमेंट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, हम उसे डिटरमाइन मतलब आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं होता। बात करते हैं एल्कलाइन की। एल्कलाइन इन नेचर नहीं होता क्योंकि जो वहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं विजाइना में, इन जब थ्रू अ इंटरकोर्स ये क्या करती है, सिक्रीशन करती हैं और उसके पीएच को मेंटेन करती हैं, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। एल्कलाइन इन नेचर नहीं होता और ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता जिसे हम आइडेंटिफाई ना कर सके। तो एंड ऑफ द लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज अ एसिडिक नेचर। अब बारी आती है कि एसिडिक नेचर है, ठीक है, वो क्यों देखने को मिलता है, क्या कारण है उसका, चलिए डिस्कस करते हैं। इन अ एसिडिक एनवायरनमेंट जो वजाइना का पीएच होता है वो 3.5 to 4 देखने को मिलता है, और वो किसकी वजह से होता है, लैक्टो बेसिलाई एसिडोनोफिल जो बैक्टीरिया होता है, एसिडोनोफिलस बैक्टीरिया होता है, एसिडोनोफिल्स जो बैक्टीरिया है आपका, जिसे हम डोडेलिन बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, है ना, जो क्या करता है, कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये जो आपको लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है, जैसे हम डोडेलिन बैक्टीरिया, एक गायनोकोलॉजिस्ट लिन ने दिया था, डिस्कवर किया था, इसलिए इसे डोडेलिन बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। और मेन इंपॉर्टेंट, जब भी हमें क्या देखने को मिलता है, और हमें किस रीजन से इसका जो एसिडिक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें क्या दिखेगा, बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल और मीनोपॉज, जब हमें क्या देखने को मिलेगा, बिफोर
बिफोर menstrual cycle or before menstrual cycle or level will increased, जिसकी वजह से एसिडिक जिसकी वजह से हमें उसका नेचर भी कैसा देखने को मिलता है, एसिडिक देखने को मिलता है ना, जो कि हमें कैसा दिखाई देता है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, जो कैसा दिखाई देता है हमें, हायर देन 4.5, जो उसका पीएच हमें कैसा देखने को मिलता है, हायर देन 4.5। अब हमने यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा विजाइना का जो पीएच है 3.5, हम जैसे नॉर्मल 3.5 to 4 हमें देखने को मिलता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और एसिडोनोफिल्स बैक्टीरिया होता है, जिसे ड्यूडेलिन बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे जो इन्वेंट किया था ड्यूडेलिन ने किया था, इसीलिए इसे ड्यूडेलिन बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट थे। वही जो बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल और मीनोपॉज की जो कंडीशन देखने को मिलती है, तब हमें देखने को मिलता है कि इसका लेवल कैसा है, इंक्रीज है, जो कि हाईली हमें 4.5 पीएच से भी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि एक एसिडिक नेचर है। तो इसका सही आंसर हमने देखा कि कैसे उसका नेचर एसिडिक होता है और कैसे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने स्टूडेंट ने सही किया था, कमेंट बॉक्स में पेस्ट जरूर करना है कि ये आंसर कितने बच्चों ने सही किया था। और उसके बाद है नेक्स्ट, एसिडिक मीडियम ऑफ द विजाइना मेंटेन बाय, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। सीधी सी बात है, अभी हमने डिस्कवर किसने किया था, डोडरलिन वेसिलाई ने इसको डिस्कवर किया था। तो इसमें सबसे पहले जो ट्रेकियोमोनियाज होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है। वहीं अगर हम स्टेफाइलोकोकाई की बात करते हैं तो स्टेफाइलोकोकाई स्किन डिसीजेस में देखने को मिलता है। यूटीआई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज इकोलाई बैक्टीरिया, जिसे ईस्चर कोलाई के नाम से जाना जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से उसे जाना जाता है। और वही अब क्या इसका सही आंसर क्या होगा, डोडरलिन वेसिलाई। डोडरलिन वेसिलाई क्योंकि एक गायनेकोलॉजिस्ट थे डोडरलिन वेसिलाई के नाम से, जिन्होंने डोडरलिन वेसिलाई को इन्वेंट किया और जिसे हम इस बैक्टीरिया वेसिलाई के नाम से जानते हैं। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आज का थर्ड क्वेश्चन है, द opening of the Bartholin duct are situated in the, बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है और वो कहाँ देखने को मिलती है बार्थोलिन ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन है विजाइना में देखने को मिलती है, या फिर आपको यूटरस में देखने को मिलती है, सुपरफिशियली आपको देखने को मिलती है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में देखने को मिलती है, और वेस्टिब्यूल में देखने को मिलती है। सबसे पहले इसके लिए हमें याद आना चाहिए कि हमने सबसे पहले जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था
तब हमने एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटेलिया की बात की थी, जिसमें हमने बल्बा प्यूडेंडम, जिसमें मोन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा, माइजोरा और पांचवा है वेस्टिब्यूल। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपका यही क्लियर हो जाता है कि जब हमने देखा था कि वेस्टिब्यूल पांचवा है वेस्टिब्यूल, जो कि कहाँ देखने को मिल रहा था, हमें कहाँ देखने को मिल रहा था, वेस्टिब्यूल के अंदर हमें ये एक ट्राइंगुलर एरिया होता है जिसमें बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं, जो ऊपर से क्लिटोरिस और नीचे से फॉर्सेट से कवर रहता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ 6 ओपनिंग्स देखने को मिलती है। कौन कौन सी होती है वो 6 ओपनिंग, चलिए डिस्कस करते हैं। एक बार्थोलिन ग्लैंड, सबसे पहले तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 2 में डिवाइड किया था, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जिसे हम इजीली कैसा होता है, विजिबल देखने को मिलता है, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती और इसमें किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमने पढ़ा था पहले बल्बा के बारे में, जिसमें हमने लेबिया माइनोरा, मेजोरा और क्या क्या आपने पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था क्या 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 था हमारे पास, क्या क्या था आपके पास। सबसे पहले हमने देखा था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मोन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, मोन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था मोन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड पांचवा है वेस्टिब्यूल। तो बार्थोलिन ग्लैंड हमेशा वेस्टिब्यूल में आती हैं। ये एक ट्राइंगुलर शेप में होती हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स हमें कितनी देखने को मिलती है, 6, जिसमें फर्स्ट इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, जिसमें हमारे पास सबसे पहले होता है क्या, यूरेथ्रा, स्किनी ग्लैंड्स, वेजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड्स। और वहीं पे ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है, ये जो अपर साइड से ये क्लिटोरिस से कवर रहता है और बिलो साइड से ये फॉर्सेट से कवर रहता है, राइट। फॉर्सेट वो एरिया होता है जहां पे परफॉर्म की जाती है। अब देखिए यहां से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए। सबसे पहले हमें ये क्लियर हुआ कि हमारे इंटरनल ऑर्गन क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए, जहां पे 5वें नंबर पे हमें वेस्टिब्यूल देखने को मिला। ठीक है भाई, 5वें नंबर पे वेस्टिब्यूल देखने को मिला, जो कि एक ट्राइंगुलर शेप में रहता है। इसका शेप कैसा होता है, ट्राइंगुलर इन शेप में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद उसके अंदर हमें 5 ग्लैंड, हमें पूरी 6 ग्लैंड देखने को मिली, जिसमें हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग, स्किनी ग्लैंड,
विजाइना और हमें बार्थोलिन ग्लैंड देखने को मिली। अपर यहाँ पे क्लिटोरिस प्रेजेंट था और यहाँ पे फॉर्चेट प्रेजेंट था। जो फॉर्चेट जो क्या होता है, एपिजियोटोमी के टाइम पे जो इंसिजन करते हैं वो रीजन होता है हमारा फॉर्चेट रीजन। ठीक है, सो इसका सही आंसर था स्टूडेंट दैट इज अ वेस्टिब्यूल, जो कि इन्होंने पूछा था कि बार्थोलिन ओपनिंग की जो डक्ट है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो वेस्टिब्यूल में सिचुएटेड है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग इंटरकोर्स लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा पीएच देखने को मिलता है हमें वेजाइना का, कैसा पीएच देखने को मिलता है, एसिडिक मिलता है या फिर आपको बेसिक मिलता है, न्यूट्रल मिलता है, समटाइम एसिडिक और समटाइम बेसिक देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, तो वैसे हमें पता है कि वेजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसकी वजह से, ठीक है भाई। उसके बाद जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स सीक्रीशन की वजह से इसका जो नेचर होता है, स्किनी ग्लैंड सीक्रीशन देती है उसकी वजह से, और बार्थोलिन ग्लैंड जो जिसकी वजह से कैसा हो जाता है, एल्कलाइन इन नेचर हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हमारे दो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इसका सही आंसर तो होगा एसिडिक। क्यों होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कैसा रहता है हमारा, हाई रहता है, जिससे पीएच हमें कैसा देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन है जिसकी वजह से वो लैक्टोबैसिलस को इफेक्ट करेगा और उसकी वजह से उसका पीएच विल बी इंक्रीज्ड। चलिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना। बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट थी, जैसा हमने अभी देखा वेजाइना में प्रेजेंट है, यूरेटस में है, ओवरीज में है और सर्विक्स में है। तो कहाँ प्रेजेंट है, तो ये वेजाइना में प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको एक ऐसा ट्राइंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बताया, ऐसा हमने कुछ ट्राइंगुलर शेप का स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हमने देखा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें ये हमारा यूरेथ्रा था, ये स्किनी ग्लैंड थी, ये हमारी वेजाइना थी और ये हमारे पास बार्थोलिन डक्ट्स थी, है ना। और आपको पता है बार्थोलिन डक्ट का जो शेप होता है वो पियर शेप का हमें देखने को मिलता है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये कोई भी सीक्रीशन प्रोवाइड नहीं कर पाती, है ना, जिसे हम बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट के नाम से जानते हैं। बार्थोलिन सिस्ट हो जाती है जिसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है मार्सोपिलाइजेशन। इसको मार्सोपिलाइजेशन से इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर कर दिया जाता है और वापस से ये जो पियर शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, और पी शेप स्ट्रक्चर होता है मटर के दाने की तरह, पी शेप का स्ट्रक्चर रहता है जिसकी वजह से इसे ओपन कर देती है और फिर सीक्रेशन वेजाइना में जाने लगता है। तो ये फिर कहाँ प्रेजेंट है, ये वेजाइना में प्रेजेंट है। इसका सही आंसर है वेजाइना। बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन वेजाइना, वेजाइना इज अ राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास विच
of the following is normal position of uterus? Which of the following is the normal position of uterus? नॉर्मल पोजीशन हमें यूट्रस की कैसी देखने को मिलती है? रेट्रो वर्टेक्स देखने को मिलती है एंड रिफ्लेक्टेड देखने को मिलती है, या फिर हमें कैसी देखने को मिलती है? रेट्रोवर्ट एंड रेट्रोफ्लक्स्ड देखने को मिलती है, रेट्रोवर्ट एंड एंटीफ्लक्स्ड देखने को मिलती है, लास्ट एंड एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लक्स्ड देखने को मिलती है। एंटीवर्टेड और एंटीफ्लक्स्ड क्या है? ये लीन फॉरवर्डेड रहता है विदाउट बाइंडिंग, और ये रहता है एबनॉर्मल फॉरवर्ड बाइंडिंग देखने को मिलती है। ये कैसा रहता है? तो इसका सही आंसर होता है हमारे पास इसका सही आंसर है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लक्स्ड। ये क्या रहती है? लीन फ्लक्स्ड पेल्विस देखने को मिलता है, और ए लीन फॉरवर्ड देखने को मिलती है। सो इसका सही आंसर है, कैसा देखने को मिलता है हमें? एंटीवर्टेक्स और एंटीफ्लक्स्ड, है ना, बाइंडिंग होती है इसमें। क्लियर है? एंटीफ्लक्स्ड एंड लीन फॉरवर्डेड हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ऐसे ही क्वेश्चन है और ये बेसिक है। अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे कल आपको यहाँ से स्टार्ट करना ही करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द pyramidal shaped tissue where the pelvic floor, the perineal muscles and fascia meet in between the vagina and anal canal is called। क्या बोला जाता है उसको जहाँ पे आके वो मिलते हैं, है ना? क्या जो पेल्विक मसल्स हैं और विजाइना और एनाल कैनाल इज कॉल्ड एज, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिनियम एरिया बोला जाता है, जिसे हम इन ओबीजी लैंग्वेज क्या बोलेंगे? ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम बोला जाता है, जहाँ पे वो आके मिलते हैं, है ना, जहाँ पे मिलते हैं, जो फॉर्चेट वाला रीजन होता है, जहाँ पे ये आके आपका फेसिया मीट बिटवीन द विजाइना एंड एनाल कैनाल इज कॉल्ड ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम। यस, नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज अबाउट टू catheter bladder of pregnant lady. She should be aware that all the following facts about the female urethra are true except, इसमें से कौन सा एक है जो नहीं है? It is about 1.5 inch is length next है its position to vaginal orifice, it precise through diaphragm, it is strengthened and offers minor resistance for the catheterization। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जिसका सही आंसर होगा इट इज अबाउट 1.5 इंच। सही आंसर विल बी इट इज पोस्टीरियर टू द वेजाइना ऑरिफिक्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो फीमेल यूरेथ्रा है दैट इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से एंटीरियर वेजाइनल ऑरिफिक्स की तरफ रहती है ना? क्या होगा इसका सही आंसर? इट इज पोस्टीरियर टू द वेजाइनल ऑरिफिक्स। फीमेल वजाइना 4 सेंटीमीटर, its opening
यूरेथ्रा, है ना। ये क्या रहता है, शॉर्ट रहता है, जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ओपनिंग देखने को मिलती है। और वहीं क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्पिंचर सिचुएटेड इन द जेनाइटल डायफ्राम, जो क्या रहता है हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रा सिचुएटेड इन स्पिंचर, है ना। तो इसकी वजह से इसका सही आंसर क्या देखने को मिलेगा हमें, इसका सही आंसर है हमारे पास इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइना ऑरिफिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉरवर्ड बैंडिंग ऑफ द यूरेटस इज रिलेशन टू द वेजाइना इज कॉल्ड। उसका क्या रिलेशन है वेजाइना से, उसे क्या बोला जाता है, एंटीफ्लक्शन, एंटीवर्जन, प्लांटर फ्लक्शन और डोर्सीफ्लक्शन। तो क्या है हमारे पास, एंटीफ्लक्शन इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास यूरेटस बिल डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड। यूरेटस विल डिप्रेस एट द फंडस इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, आर्क्यूएट यूट्रस बोलते हैं, बाइकॉर्नुएट यूट्रस बोलते हैं, सेप्टेड यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस डेडलोफिस बोलते हैं। सो सही आंसर क्या होगा, इट इज इन्होंने बोला यूट्रस बिल डिप्रेस्ड। यूट्रस कैसा है, डिप्रेस्ड है ना, मतलब जहां उसका जो अर्क शेप्ड है वो क्या है ही नहीं, ऊपर से अर्क शेप जो है वो है ही नहीं, वो कैसा है, डिप्रेस्ड आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके से, है ना। बाइकॉर्नुएट होता तो बाइकॉर्नुएट में कुछ इस तरीके से हमें यूट्रस देखने को मिलता, जहाँ पे फीटस के ग्रो के लिए कोई जगह ही नहीं होती। बट यहाँ पे कैसा है, यूट्रस विल डिप्रेस्ड द फंडस इज कॉल्ड। फंडस ये हमारा यूट्रस जो होता है दैट इज यूट्रस इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास रहता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हमारे पास फंडस, बॉडी और सर्विक्स, ये 3 पार्ट होते हैं, जिसमें ये जो फंडस वाला पोर्शन है वो हमें कैसा दिखेगा, जो कि अर्क शेप्ड वहां पे प्रेजेंट होगा ही नहीं, वो कैसा होगा, अंदर की तरह डिप्रेस्ड होगा। ये जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड डिप्रेश, यही क्या है, डिप्रेशन है ना, जिसकी वजह से फंडस, उस फंडस को हम क्या बोलेंगे, तो उस फंडस को बोलेंगे जब आर्क्यूएट यूट्रस बोला जाएगा, जहां पे हमें आर्क प्रेजेंट दिखेगा ही नहीं। बाइकॉर्नुएट वाली कंडीशन तो ऐसी हो जाती है कि दोनों तरफ से वो जस्ट लाइक स्लोप की तरह हो जाता है, जो ये ऊपर होता है, जो ऊपर होता है वो इस तरीके से हमें दिखाई देता है यूट्रस, जहां पे फीटस के ग्रो के लिए कोई जगह ही नहीं दिखाई देती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज। अब थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम होगी, मायोमेट्रियम होगी, पेरीमेट्रियम होगी और पेरिटोनियम होगी। पेरिटोनियम तो मसल है ना, इसमें हमें सबसे पहले एक यूट्रस अगर हम ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हमें यूट्रस देखने को मिलता है। इसमें हमें 3 लेयर देखने को मिलती हैं।
कौन कौन सी तीन लेयर होती हैं, मैं अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। स्पेसिफिक ऐसा कोई कलर कोडिंग होता नहीं है, जो समझाने के पर्पज़ से कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो ग्रीन कलर का ये है हमारा एंडोमेट्रियम। उसके बाद हमारे पास जो रेड कलर से है वो है हमारा क्या, मायोमेट्रियम। उसके बाद जो हमारा येलो कलर से है दैट इज हमारा पेरीमेट्रियम। ये 3 लेयर हमें देखने को मिलती हैं। एंडोमेट्रियम जो कि हमारे पास कैसी होती है, एंडोमेट्रियम कैसी देखने को मिलती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो कैसी होती है, मस्कुलर और सॉफ्ट देखने को मिलती है। मायोमेट्रियम हमें कैसे देखने को मिलती है, थिकेस्ट होती है, थिकेस्ट लेयर होती है। और जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज आर पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो हमें देखने को मिलती है दैट इज अ आउटर लेयर ऑफ द यूटरस देखने को मिलती है। पेरीमेट्रियम को हम विसरल पेरिनियम के नाम से भी जानते हैं। विसरल पेरिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है, विसरल पेरिनियम, विसरल पेरिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कॉल्यूमिनार एपिथेलियम से फॉर्म रहती है, इसलिए इसे इस नाम से भी जाना जाता है। किसको, एंडोमेट्रियम को, है ना। इसी में जब हमारा प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है तो इस तरीके से इसमें वो धंसा हुआ रहता है, इसकी इससे बाइंडिंग होती है, फिर वो अम्लाइकल कॉर्ड और फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है दैट इज फीटस। और यहाँ पे हमारा एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, फीटल मेम्ब्रेन और एमनियोटिक फ्लूइड। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है सर्विक्स विल बी थिक, सर्विक्स की थिकनेस बढ़ती जाती है लाइक दिस। क्लियर है। सो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इन्होंने बोला थिकेस्ट लेयर कौन सी है, सो थिकेस्ट लेयर इज अ मायोमेट्रियम इज अ, और ये जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करती है, कब, ड्यूरिंग लेबर। सो सही आंसर है हमारा मायोमेट्रियम इज अ थिकेस्ट लेयर ऑफ द। और इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है यूट्रस की, तो वो हमारी एंडोमेट्रियम है, मिडिल मायोमेट्रियम है और आउटर लेयर कौन सी है, हमारी पेरीमेट्रियम है, जिसे विसरल लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछ सकते हैं विसरल लेयर सेकेंड नेम इज कॉल्ड और विसरल लेयर अनदर नेम इज कॉल्ड, सो पेरीमेट्रियम इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी। म्यूकस लाइनिंग हमें किस में देखने को मिली थी, किसकी, म्यूकस लाइनिंग ऑफ द
यूटराइन कैविटी एक्टोमेट्रियम में देखने को मिली थी। एक्टोमेट्रियम तो हमें कोई लेयर ही नहीं दिखी थी, वहां पे दिखी थी क्या? नहीं, एक्टोमेट्रियम का कोई लेना देना नहीं है। एक्टोमेट्रियम हमें देखने को नहीं मिली थी। एंडोमेट्रियम होती है जो मस्कुलर लेयर होती है। एंडोमेट्रियम क्या क्या होती है? मस्कुलर लेयर होती है ना, जो इनरमोस्ट लेयर भी बोला जाता है, और इट इज मस्कुलर और वी कैन से सॉफ्ट। क्लियर है? चलिए, सो राइट आंसर इज द एंडोमेट्रियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा यूटराइन पेसमेकर सिचुएटेड एट। यूटराइन पेसमेकर, पेसमेकर किसे कहा जाता है? कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स, ईस्थमस, बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो जो हमारा पेसमेकर क्या काम करता है? पेसमेकर का काम क्या होता है? पेसमेकर सबसे ज्यादा क्या काम करता है? पेसमेकर क्या करता है? जो कि मायोमेट्रियम को ड्यूरिंग लेबर यूटराइन पेसमेकर के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ लोकेटेड रहता है? देखिए, सबसे पहले जो क्या करता है, पेसमेकर की तरह काम कर रहा है ना, ये आपका फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर, ओवरी कनेक्ट कर दिया, हाँ ठीक, ये हमारा सर्विक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर मिला। इन्होंने बोला सर्विक्स, तो ये रहा हमारे पास सर्विक्स। क्लियर? उसके बाद ईस्थमस, ईस्थमस फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट होता है। उसके पास हमारे पास क्या है? बॉडी ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस ये रही। ठीक है, और उन्होंने बोला कॉर्नुआ, कॉर्नुआ यहाँ सिचुएटेड होता है। कॉर्नुआ हमें यहाँ सिचुएटेड कॉर्नुआ हमें यहाँ सिचुएटेड देखना पड़ता है, जो क्या करता है? फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का कनेक्टिंग पॉइंट होता है। जहां पॉइंट होता है जहां फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्नुआ। कॉर्नुआ, कॉर्नुआ और यूट्रस को, जो कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस भी बोला जाता है, जो क्या करता है? फैलोपियन ट्यूब को और यूट्रस को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस। ये पेसमेकर की तरह काम करता है, ये पेसमेकर की तरह काम करता है कि कोई भी मायोमेट्रियम को सिग्नल भेजता है ना, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे मायोमेट्रियम को सिग्नल भेजता है और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्नुएटेड ऑफ यूट्रस। सो हमारा राइट आंसर क्या है? कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, दैट इज कॉल्ड यूट्राइन पेसमेकर, जो कि कॉर्नर्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे नाम दिया गया कॉर्नुएट ऑफ द यूटरस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूटरस? यूटरस का नॉर्मल साइज क्या है? ये तो मैं आपसे गलत एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती। नॉर्मल साइज ऑफ यूटरस आपको टिप ऑफ टंग पता होना चाहिए कि क्या है नॉर्मल साइज ऑफ द यूटरस। तो सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? नॉर्मल साइज ऑफ द यूटरस इज 7.5 into 1.5 and 1 centimeter, 9 into 2 centimeter और 7.5, 5, 2.5 सेंटीमीटर। इसमें आपकी लेंथ, विड्थ, थिकनेस तीनों को इंक्लूड किया गया है। आपको बताना है कि व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ द यूटरस इज। सो क्या है नॉर्मल साइज ऑफ द
यूटरस। सो नॉर्मल साइज ऑफ द यूटरस हमेशा याद रखिए 2.5 नॉर्मल वेट होता है न्यूबॉर्न का, वहीं पे यहाँ पे 2.5 का ही वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। अब वो वेरिएशन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? इस न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिल रहा है। कैसे? देखिए, सबसे पहले उसने 7.5 से किया, 2.5 माइनस किया 5 आ गया, इसका आधा किया 2.5 आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल वेट ऑफ द यूट्रस 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है द नॉर्मल यूट्रस वेट इज। नॉर्मल यूट्रस वेट कितना होना चाहिए? ये आंसर तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे कि नॉर्मल वेट ऑफ द यूट्रस। हमारे पास एक स्टूडेंट था, उन्होंने बताया था कि यूट्रस का वेट 14 केजी होता है। 14 केजी का अगर हम यूट्रस लेके चलेंगे तो फिर बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स का वेट कहाँ जाएगा? तो जस्ट एक उनको नहीं पता था, नया नया था, तो उन्होंने ये आंसर किया। व्हेन आई आस्क्ड द क्वेश्चन इन क्लासरूम दैट टाइम दे आर सेइंग कि 14 केजी 14 केजी नॉर्मल यूट्रस का वेट होगा, तो फिर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना हो जाएगा? 100 टाइम्स, 10 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितने टाइम्स बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू हिम? चलिए, नॉर्मल वेट ऑफ द यूट्रस दैट इज 16 ग्राम देखने को मिलता है, जो कि 60 ग्राम देखने को मिलता है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कितना देखने को मिलता है? 1000 ग्राम, जो कि परपीरियम फेज में रिवर्ट देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ। क्या बोला? आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ इम्प्लांट इटसेल्फ द एंडोमेट्रियम इज नोन एज। फिर हम एंडोमेट्रियम को क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और डेसिडुआ, ऑल ऑफ द एबव। जब भी हमारे पास ओवम और फर्टिलाइज्ड ओवम हैज इम्प्लांट, मतलब वो उसमें फ्यूजन हो गया है, ओवम और स्पर्म फ्यूज्ड होके ओवम, जो फर्टिलाइज्ड ओवम हमें मिला है उसको इम्प्लांट करा है, तो वो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? पेरीमेट्रियम ये तो लेयर है, मायोमेट्रियम इट इज ऑल्सो अ लेयर ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द यूटेरस, देन डेसिडुआ और ऑल ऑफ द अबव। अब जब ये दोनों नहीं होंगे तो ये तो अपने आप ही चला गया। सो डेसिडुआ इज अ राइट आंसर। जब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन अगर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जो हमें फ्यूज्ड फर्टिलाइज्ड ओवम मिला है उसको इम्प्लांट होगा, तो उसमें एंडोमेट्रियम की लेयर इज नोन एज डेसिडुआ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को क्या बोला जाएगा? डेसिडुआ। नेक्स्ट डेक्यूबिटस ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जस्ट प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ग्रेविड एंडोमेट्रियम। सो क्या बोला जाता है? उसी से बिल्कुल कोरिलेट कर रहा है क्वेश्चन कि एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज डेसिडुआ। नेक्स्ट है हमारा द कार्डिनल फंक्शन ऑफ द डेसिडुआ इज।
कार्डिनल फंक्शन ऑफ द डेसिडुआ पूछा गया है। क्या है कार्डिनल फंक्शन ऑफ द डेसिडुआ? इम्यूनिटी करता है, प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन करवाता है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी करवाता है, ऑल ऑफ द अबव। सो सही आंसर क्या होगा? कार्डिनल फंक्शन में, डेसिडुआ के कार्डिनल फंक्शन में इम्यूनिटी, प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन, मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, ये सबसे ज़्यादा अभी इम्यूनिटी की फीटस को कोई ज़रूरत नहीं है। मदर को रखना है अपनी इम्यूनिटी अच्छी, उसको सब उसकी मदर से मिलेगा, तो फीटस को तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। चलिए, ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन जब प्लेसेंटा फॉर्म हो जाएगी ना, प्लेसेंटा फॉर्म होगी तब उसमें हार्मोन, अभी तो मैटरनल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ना बेबी के लिए, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी को मेंटेन जो कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन विल बी इंक्रीज। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यस, अभी तो डेसिडुआ है, इम्प्लांट हुआ है और एंडोमेट्रियम की लेयर में, तो उसको जस्ट मेंटेन करना है, प्रेगनेंसी के सर्वाइवल ड्यूरेशन को अभी हमें बढ़ाना है, तो दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ऑल ऑफ द अबव इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 years ऑफ एज। क्या होगा? 10 साल का बच्चा है, उसमें कॉर्पस सर्विक्स रेशियो पूछा है, 3:2 देखने को मिलेगा, या फिर हमें 4.5, 2.5, नन ऑफ दी 3:1 हमें देखने को मिलेगा। तो क्या रेशियो हमें देखने को मिलेगा? कॉर्पस को हम बॉडी ऑफ दी सर्विक्स के नाम से जानते हैं, जो कि हमें कैसा देखने को मिलेगा? 10 साल की उम्र पे जो हमारे पास सर्विक्स है, इन्होंने सिर्फ बॉडी और सर्विक्स की बात की है, उसका रेशियो इन्होंने पूछा है। इस टाइम पे जब वो 10 year ऑफ एज होगी, जिससे हम 10 year ऑफ एज पे 5 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलेगी, क्या? बॉडी ऑफ यूट्रस, एंड हमें 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, क्या? हमारा सर्विक्स। सो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या देखने को मिलेगा? अभी डबल है ना, तो 2:1 है ना, इसका हाफ है ये, तो अगर ये 2:1 इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, 2:1 इज अ राइट आंसर। कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 years ऑफ एज, जिसमें आपको बॉडी 5 सेंटीमीटर और सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, जो 2:1 क्या इज अ राइट आंसर। जब क्वेश्चन करने बैठते होगे आपको कंफ्यूजन होती होगी, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर आपने आपका थ्योरी क्लियर करा है तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि वो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की लेंथ पूछ रहे हैं आपसे, 3.5। सर्विक्स की लेंथ अभी ही मैंने आपको बताया है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि बॉडी 5 की थी और 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या था? हमारा सर्विक्स था। 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो हमारे पास था 2:1। अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो ये हमने पढ़ा है, क्लियर? सो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, सर्विक्स डेवलप फ्रॉम, कहाँ से सर्विक्स डेवलप हो रहा है? वॉल्फियन डक्ट, मीसोनेफ्रॉन्स, मुलेरियन डक्ट और मेंटेनोफ्रॉन्स, कहाँ से सर्विक्स डेवलप होता है? सबसे ज़्यादा हमें जो पढ़ने में मिलता है वो होता है हमारा
मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? मुलेरियन डक्ट और वॉल्फरन डक्ट। वॉल्फरन डक्ट किस किस का निर्माण करती है और कैसे करती है, ये हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी मुलेरियन डक्ट होती है वो हमारा यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स, ये सब हमारा कौन बनाती है? मुलेरियन डक्ट। और हमारी वॉल्फरन डक्ट और आपकी जितनी भी डक्ट होती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट और भी जो होता है वो हमारी बनती है वॉल्फरन डक्ट से। तो इन्होंने पूछा है सर्विक्स, तो सर्विक्स हमारा कहाँ बन रहा था? सर्विक्स हमारा बन रहा था मुलेरियन डक्ट में। सो मुलेरियन डक्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय। फैलोपियन ट्यूब किससे मिलकर बना है? कॉलमिनर एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम और जर्मिनल एपिथेलियम जैसा तो कुछ नहीं होता जो किसी भी चीज़ का बनाए। सीलिएटेड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और कॉलमिनर एपिथेलियम। तो फैलोपियन ट्यूब हमें किससे मिलकर बना होता है ये आपको पता होना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब की जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है? सबसे पहले जो फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब की जो टोटल लेंथ हमें देखने को मिलती है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और जैसा इन्होंने पूछा कि लाइंड विथ सीलिएटेड एपिथेलियम फैलोपियन ट्यूब। सो इसका सही आंसर है जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है जिसकी टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। जो लाइंड होता है हमारा सीलेटेड, एफसी याद रखिए, केएफसी आपको याद रहता है ना, वैसे जब भी आपके दिमाग में आए ऐसे याद नहीं रहता क्योंकि उसमें स्ट्रैटिफाइड था, कॉलमिनर था, क्योंकि यूट्रस की लाइन डिफरेंट होगी, आपको सर्विक्स डिफरेंट एपिथेलियम से लाइन दिखेगा, वैसे ही फैलोपियन ट्यूब भी डिफरेंट से है। तो जैसे आपको केएफसी याद रह जाता ना, केएफसी, वैसे ही याद रखिए एफसी। एफसी से कॉलमिनर मत लगा देना, एफसी, सी आई भी आ रहा है उसमें है ना, एफसी, तो वो कैसा होगा? सीलिएटेड। और भी एक और चीज याद कर सकते हैं, यहाँ पे भी एल देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको एल देखने को मिलेगा। फैलोपियन ट्यूब, सीलिएटेड, एल बिल्कुल, इसमें कॉल्यू आएगा ना, इसमें लिएटेड आएगा। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड विद द सीलिएटेड एपिथेलियम लेयर। ठीक है, सो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल भूलने भी नहीं दूंगी मैं आपको। एक एक चीज़ आपको टिप ऑफ टंग ऐसे याद होनी चाहिए जैसे मैंने पूछा वैसे। अब मैं भूल जाऊं लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है ना, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सो सीलेटेड एपिथेलियम इज अ इनर लेयर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है हमारा द लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम। लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब पूछा है इन्होंने, वो भी रेंज की बात की है। अब मैम आपने तो हमें 10 सेंटीमीटर बताया था, यहाँ तो 10 सेंटीमीटर कहीं नहीं दिख रहा। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन के साथ? तो सबसे पहला आंसर है 22 to 27 सेंटीमीटर। थर्ड है, सेकेंड वन है हमारा 7 to 12 सेंटीमीटर।
हमारा नेक्स्ट है 28 to 31 सेंटीमीटर और 2 to 7 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब का लेंथ। इसके नियर बाय आपको क्या दिख रहा है, ये देखोगे तो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम रेंज चला जाएगा, बहुत डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या रखेगा, 7.12 सेंटीमीटर उसके जस्ट लमसम में है, जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको वन वर्ड में बताया 10 सेंटीमीटर, अगर हम रेंज की बात कर दी, अगर आपने रेंज की बात करती तो रेंज कितना होगा, 7 to 12 सेंटीमीटर नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 7 to 12 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। पैक सेल्स आर सीन इन। अब पैक सेल्स क्या है, देखिएगा, सबसे पहले इंटेस्टाइन में होगी, स्टमक में होगी, फैलोपियन ट्यूब में होगी, वेजाइना में होगी। इंटेस्टाइन की तो यहाँ किसी ने बात ही नहीं की। स्टमक और इंटेस्टाइन का क्या कोरिलेशन है, हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हमारे पास है फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना। वेजाइना का यहाँ पे कोई नहीं है ना, वेजाइना में कोई नहीं, तो हमें हमेशा पैक सेल्स कहाँ मिलेंगी, फैलोपियन ट्यूब में। ये हमारा फैलोपियन ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है ना, जिसमें इस तरीके से हमें फ्लैजिलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, है ना। जो एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से हमें यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिलास, ये फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, जो अगर स्पर्म आएगा तो उससे फैलोपियन ट्यूब में और ओवम को भी यहाँ पे आगे धकेलने का काम करेंगे, है ना। ओवम को और स्पर्म को दोनों को ये फ्लैजिला इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, जो कि उसे आगे मूवमेंट में काम करते हैं, मूवमेंट में काम करवाते हैं, जो कि इसको जब यहाँ पे आपको स्पर्म देखने को मिलेगा तो वही इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, और ओवम को भी, है ना। जब ओवम और स्पर्म फ्यूज्ड होगा तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो दिस इज अ पैक्ड सेल, जिनका जो क्या करती हैं, एक मूवमेंट में हेल्प करती हैं फ्लैजिला की तरह, जिसके सरफेस पे फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, जो वेव लाइक मूवमेंट करा के उसको आगे बढ़ने में हेल्प कराती हैं। सो इसका सही आंसर क्या है, फैलोपियन ट्यूब में ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज। अब नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है फैलोपियन ट्यूब का, सो फैलोपियन ट्यूब चलिए आंसर जब देख ही लिया है मैं यही सॉल्व करा देती हूँ। जो फिम्ब्रियल लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज इंटरस्टिशियल, सॉरी, दिस इज, इस तरीके से हमारे पास 4 टाइप होते हैं, जिसमें हमारा जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है, एम्पुला सबसे बड़ा होता है, वहीं हमारे पास जो क्या
हमारा इंटरस्टिशियल पार्ट होता है जो फिम्ब्रिया से कनेक्ट होता है, वो सबसे छोटा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, जिसे हम इंटरस्टिशियल नाम से जानते हैं, जो कि सबसे छोटा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज। लॉन्गेस्ट पोर्शन पूछा है फैलोपियन ट्यूब का, जिसमें हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है। अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से इमेज दिखाई देती है फैलोपियन ट्यूब का। अगर एक साइड कट अगर ये दोनों साइड होगी तो ये दोनों ही 50-50% कंटेन करती है कि वो मतलब चांसेस बढ़ा देती हैं किसके, कि फर्टिलाइज्ड होने के, है ना। दोनों अगर किसी भी रीजन से एक फैलोपियन ट्यूब को काटना पड़ गया कि कुछ भी उसको ऐसा सल्फिक्टोमी हो गई उसकी और उसको रिमूव करना पड़ा, तो 50% चांसेस कम हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। अब इसके फोर टाइप्स होते हैं। हमें इस तरीके से हमें इसका स्ट्रक्चर समझ में आता है, जिसमें हमने दिख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से ये होता है हमारा चार पार्ट होते हैं, एम्प्यूला, ईस्थमस और एम्प्यूला हो गया, ईस्थमस हो गया, और हमारा होता है ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा इनफंडिब्यूलम, और ये होता है हमारा इंटरस्टिशियल पार्ट। ये 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे जो लंबा पार्ट होता है वो होता है हमारा एम्प्यूला, जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी देखने को मिलती है ना। और ये जो होता है कॉर्नर पे, दैट इज अ कॉर्नुआ, जिसे पेसमेकर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो अब हमें क्लियर हो गया, ये जो फिम्ब्रिय है, एफ फॉर डिनोटेड फिम्ब्रिय, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वहीं पे ये जो होता है इनफंडिब्यूलम, याद रखिए इनफंडिब्यूलम मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिस साइड है वहां पे प्रेजेंट है आपका क्या, इनफंडिब्यूलम। तो इन्होंने पूछा है लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो देखने को मिलती है वो एम्प्यूला पार्ट में ही देखने को मिलती है। तो इन्होंने पूछा है लॉन्गेस्ट पार्ट, इंटरस्टिशियल पोर्शन आपको दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट बिल्कुल नहीं है। ईस्थमस दिख रहा है आपको, नहीं ईस्थमस भी नहीं है, और हमारा इनफंडिबुलर पोर्शन भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा हमारा एम्प्यूला पोर्शन, जो कि सबसे बड़ा होता है, जिसका जो आपका 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग देखने को मिलता है, जिसका 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग देखने को मिलता है, वो जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का एग्जैक्ट फंक्शन जानना चाहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ये तो क्या होगा, सीक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कभी भी फैलोपियन ट्यूब का काम नहीं है। उसके बाद पैसेज वे फॉर द फीटस, मतलब पैसेज उसको वे प्रोवाइड कराता है उसको बर्थ कैनाल से बाहर निकलने के लिए।
फीटस को, या अकरेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है या फिर डेवलपिंग फीटस, फीटस को वहाँ पे डेवलप कराया जाता है। तो फीटस को जो डेवलप कराया जाता है, फीटस को डेवलप तो हम यूटेरस में करते हैं, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन पैसेज ऑफ द वे, नहीं, पैसेज ऑफ द वे ये फैलोपियन ट्यूब थोड़ा ना प्रोवाइड कराता है, सर्विक्स, सर्विक्स से वेजाइना और वेजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में देखने को मिलता है। तो और यहाँ पे सीक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल भी नहीं करते। सीक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हाइपोथैलेमस को सीक्रेशन जाता है, फिर वहाँ से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल सीक्रेट होता है। तो हमारे पास एक ही बचता है लास्ट ऑप्शन, वो है हमारा क्या, दैट इज द अकरेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ना कि वे है या डेवलपमेंट ऑफ द फीटस है, ये सब नहीं देखने को मिलता। सिर्फ फर्टिलाइजेशन, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, एफ फॉर अ फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों ही इससे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है? Secretion of the estrogen progesterone, helping in the fetus development, act as the passageway for the fetus, या mobility of the fertilized ovum, या mobility of the fertilized ovum, fertilized ovum को मूव कराता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, क्या काम है? तो नो डाउट ये सारे ऑप्शन क्या है हमारे इनकरेक्ट है, और हमारा सही आंसर है मोबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। जब 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ओव्यूलेटरी डे होता है, जहाँ पे LH हार्मोन काम करता है आपका, उसकी प्रेजेंस में जब फर्टिलाइजेशन अकर हो जाता है, तो वो उसको क्या करते हैं, मोबिलाइल, वो वहाँ पर ही स्टे करता है। उसके बाद जब उसे यूट्रस में इम्प्लांट करना होता है, तब फैलोपियन ट्यूब की पैक सेल्स काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे स्टडी फॉर द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। एक्सरे जब करवाते हैं फैलोपियन ट्यूब को, उसको हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? सेल्फिंजियोग्राफी, माइलोग्राफी, कोलेक्साइटोस्कोपी, या फिर आपका फाइलोग्राफी। तो किस नाम से जानते हैं? फैलोपियन ट्यूब का कितने नाम हमें पता है? फैलोपियन ट्यूब को हम मुलेरियन डक्ट के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं फैलोपियन ट्यूब को? सैल्पिंग्स के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसे? सेल्फिंजियोटॉमी, है ना, सेल्फिंजियोटॉमी बोला जाता है रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो सेल्फिंजियो, तो इसका सही आंसर क्या है? सेल्फिंजियोग्राफी इज द एक्सरे रिपोर्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सेल्फिंजियोग्राफी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप। फैलोपियन फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप कहाँ होता है? वेजाइना में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, ओवरीज में, और यूटरस में। यूटरस में जब वो इम्प्लांट होता है, वो जाइगोट होता है, एम्ब्रियो होता है, राइट? क्योंकि जब तक वो कहाँ रहता है? फैलोपियन ट्यूब के पास ही रहता है। फर्टिलाइज्ड होने के बाद जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तब तक वो फैलोपियन ट्यूब के पास ही रहता है। लेकिन इन्होंने पूछा है फीमेल पार्ट जाइगोट डेवलप कहाँ होता है, तो डेवलप कहाँ देखने को मिलेगा जाइगोट आपको? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस आंसर इज अ फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि
जब ये एम्प्यूला पार्ट होता है, यहाँ पे ये फर्टिलाइज्ड ओवम रहता है, तो ये यहाँ पे ही स्टे करता है। उसके बाद जो ये हमारी पैक सेल्स होती हैं, ऐसे फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इसको मूव कराते हैं यूट्राइन कैविटी में, वो भी अपर यूट्राइन कैविटी में, अपर यूट्राइन कैविटी में उसको इम्प्लांट कराती है ना, जब तक ये किसके पास रहता है, फैलोपियन ट्यूब के ही पास रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर। कब फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट हो जाता है इनटू यूट्रस आफ्टर, कितने दिन के बाद, 7 डेज के बाद, 1 डे के बाद, 8 डेज के बाद, और नेक्स्ट है हमारा 10 डेज के बाद। तो कितने दिन के बाद वो हमें कैसा दिखता है, इम्प्लांटेड दिखता है यूट्रस में। फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर 7 डेज, 1 डे, 8 डे और 10 डेज। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर होगा हमारा आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांट इनटू द यूट्रस आफ्टर 7 डेज, ठीक है, वो इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवरीज। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है ओवरीज के बारे में। द ओवरीज आर 2 इन नंबर, 2 नंबर की होती हैं, बिल्कुल 2 ओवरीज होती हैं। सीक्रेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओवरीज, बिल्कुल। Secretion of testosterone is also important function of the ovary, चलिए देखेंगे। Secretion of the progesterone is also important function of ovary। इसमें से जो फीमेल हार्मोन होते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन होता है, बेसिकली मेंटेन बाय द, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एस्ट्रोजन का लेवल, ईस्ट्रोजन है ना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट कहाँ होता है, नॉट टू द फीमेल, इट इज अ मेल हार्मोन, इट इज अ मेल हार्मोन, है ना, ये मेल हार्मोन है। तो इसमें से ये क्या है हमारा, नहीं होता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस आंसर विल बी राइट। Secretion of the testosterone is also important function of the ovaries। ये ovaries का सबसे, ये कोई important function ovary का नहीं होता, ये टेस्टिस का होता है, जो मेल में पाई जाती हैं। जो नंबर ऑफ टेस्टिस 2 होती हैं, जो इंग्वाइनल कैनाल में हमें एट बर्थ दिखाई देती है। अगर दोनों टेस्टिस में से एक भी टेस्टिस प्रेजेंट है तो उसे हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, लेकिन प्रीटर्म बेबी में ये इंग्वाइनल कैनाल में, स्क्रोटम इंग्वाइनल कैनाल में ही रहती है, स्क्रोटम में नहीं आ पाती, क्योंकि पीरियड ऑफ गेस्टेशन मतलब वो 28 वीक्स के बाद ही इंग्वाइनल कैनाल से स्क्रोटम में एंटर करती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइड ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए कॉमन साइड क्या है, उसके लिए एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है, इनफंडिब्यूलम है, ईस्थमिक है और इंटरस्टिशियल पार्ट है। तो एम्पुला फर्टिलाइजेशन मतलब एम्पुला होना चाहिए, इसका सही आंसर है। एम्पुला पार्ट में ही हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जो 14 ओव्यूलेशन के 14th डे पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, fertilization of the 2 ova released in different menstrual cycle is known as fertilization of 2 ova। 2 ova अगर fertilized हो रहे हैं तो released in the different menstruation cycle is known as, उसको क्या बोलेंगे, सुप्राफिटेशन बोलेंगे, सुप्राफैक्टेशन बोलेंगे, या फीटस पेपरेसर्स बोलेंगे, या नन ऑफ द एबव। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जब 2 ओवा
एक साथ फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं तो उसे बोलेंगे सुप्रा फर्टिलाइजेशन इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है टू ओवा का जो एक साथ ही डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब रिलीज्ड होते हैं तो उसको बोला जाता है सुप्राफिटेशन इज अ राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन विच द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। मैच्योर ओवम को क्या बोलते हैं जब फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन की जब कंडीशन होती है तो उसमें मैच्योर ओवम को क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है या फिर इम्प्लांटेशन बोला जाता है। इम्प्लांटेशन स्पर्मेटोजोन है की कंडीशन है स्टूडेंट्स, जिसमें इन्होंने पूछा है मैच्योर ओवम को क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कहाँ देखने को मिलता है? फीमेल, है ना। यहाँ पे स्पर्मेटोजोन की बात हो रही है तो इसमें क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन इज अ राइट आंसर, जहाँ पे ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है, जहाँ पे हमें फर्टिलाइज्ड ओवम मिलता है, दैट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज। ओव्यूलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मैचुरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, सीपेज ऑफ द ब्लड थ्रू वेजाइना या फिर फैसिलिटेट देयर मैचुरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओव्यूलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैचुरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में क्या देखने को मिलता है? या फिर रप्चर हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स तो क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है रप्चरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स जब रप्चर होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। जब हमने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था तब ये क्या करते हैं? तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। इसीलिए इसे ल्यूटियल फेस के नाम से भी जाना जाता है और ल्यूटियल फेस के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैसे कलर का होता है? येलो इन कलर, येलो इन कलर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा When is the best time of achieve pregnancy? कौन सा बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी को अचीव करने का? कौन सा बेस्ट टाइम हमें देखने को मिलता है प्रेगनेंसी को अचीव करने का? तो उसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा टाइम होगा प्रेगनेंसी को अचीव करने का? आंसर आपके सामने अपने आप ही आ गया है ना। तो इसका सही आंसर है 14 days बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड मीन्स जब पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, जिसमें हमारे दो हार्मोन बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, FSH एंड LHS। जिसमें हमारा जो अगर कोई फीमेल आई है, उन्होंने बोला कि उनसे हम जब भी हम EDD निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं, तो हम उनसे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट पूछते हैं। उसके बाद हम जो अगर कोई कंसीव करना चाह रहा है तो हम उसे बताते हैं कि जब आपका पीरियड आता है उसके 14वें दिन तक आपका क्या है, ओव्यूलेशन का फेज स्टार्ट होता है, जिसमें कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अनदर डेज। और हम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो के बाद का जो पहला हफ्ता होता है उससे सेफ पीरियड में काउंट करते हैं, और ओव्यूलेशन के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आने वाला होता है उसके पहले का जो वीक होता है, उस दोनों को हम सेफ पीरियड में काउंट करते हैं। वही जो मिड साइकिल होता है, दैट मीन्स 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज इंक्लूड इन
बेस्ट टाइम फॉर अचीव प्रेगनेंसी, ज़्यादा चांसेस हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन अकर ऑन, ओव्यूलेशन अकर हमें कब देखने को मिलता है? अगर हमने बोला कि 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल है, उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है दैट इज 28 डेज, लेकिन उसमें हमें अगर ओव्यूलेशन बताना है तो हम कैसे बताएंगे? हमें यहाँ पे मिड साइकिल ले लेना है दैट इज 14 डेज, जो हमारा क्या रहता है 14 डे हमारा क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। उसमें यहाँ पे जो इतने जो डेज रहते हैं, ये जो है ये ब्लीडिंग फेज होता है, जो कि हम 4 to 6 डेज को कंसीडर करते हैं, दैट इज अ ब्लीडिंग फेज। उसके बाद का जो ये वीक होता है, ये जो वीक होता है ये हम सेफ पीरियड में काउंट करते हैं। उसके बाद ओव्यूलेशन से लेकर 7 डेज तक का जो टाइम होता है, उसके बाद जो ये टाइम होता है इसे भी हम सेफ पीरियड में काउंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो साइकिल है हमारा चलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डे 14th इज अ ओव्यूलेटरी डे। जब भी आप स्टूडेंट टेस्ट लगाते हैं, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया करिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली। आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपकी बात हम तक पहुंचाने के लिए। आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हुई, लॉगिन नहीं हो रहा था या कोई अनदर कोई टेक्निकल ग्लिच था, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई भी और नया टॉपिक है, कुछ और क्लासेस है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक आप नहीं बताएंगे आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन्स वाइबल फॉर, जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद का जो फेज होता है वो कितने टाइम तक रहता है ना, वो पूछ रहे हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन्स वाइबल फॉर, कब तक वो वाइबल रहता है, मतलब कब वाइबिलिटी पीरियड उसका कब तक का रहता है? 1 to 6 आवर्स का, 12 to 24 आवर्स का, 24 to 36 आवर्स का, 48 to 72 आवर्स का। तो कब तक का इसका वाइबल पीरियड रहता है स्टूडेंट? जब आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद पूछ रहे हैं, तो ओव्यूलेशन के बाद ये 12 to 24 आवर्स का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो क्या रहता है उसका वाइबल पीरियड, दैट इज कॉल्ड अ वाइबल पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा द टर्म मेटल स्मर्ज रेफर्स टू, मेटल स्मर्ज जो रेफर्स टू किससे लिया गया है? फर्स्ट है आपका वेयरिंग डिग्री फॉर द एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, pelvic girdle pain during pregnancy, lower abdominal clamps during menstruation और intermittent uterine contraction during labor। तो किससे लिया गया है ये वर्ड? तो किससे लिया गया है? pelvic girdle pain during pregnancy। ये pelvic की बात नहीं हो रही ना, यहाँ पे क्या है? wearing डिस्ट्रेस ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन में, ओव्यूलेशन के टाइम पे जो पेन फील होता है दैट इज कॉल्ड मिट्रल स्टिमर। इस सेंटेंस को लिया गया है
उसके बाद है द फिनोमिनन ऑफ मिट्रल ईस्चमर्ज इंडिकेट्स, किसको इंडिकेट करता है? इम्प्लांटेशन को करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को करता है, ओव्यूलेशन को करता है, फर्टिलाइजेशन को करता है। फर्टिलाइजेशन को कैसे करेगा? ये हमें हमेशा किसको करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को नहीं कर सकता, इम्प्लांटेशन को नहीं कर सकता, दैट इज अ ओव्यूलेशन को इंडिकेट करता है। ओव्यूलेशन इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फेल्टिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फॉलिकुलर ब्लीडिंग कॉजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है? कॉर्पस हेमोरेजिकम या मिट्रल ईस्चमर्ज, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर कॉर्पस एल्बिकन। क्या होगा इसका सही आंसर? कॉर्पस क्या होगा स्टूडेंट इसका सही आंसर? फेल्टिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फॉलिकुलर ब्लीडिंग कॉज्ड पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड कॉर्पस हेमरेजिक, है ना। इसमें ओव्यूलेशन की कोई बात नहीं हो रही, तो मिट्रल ईस्चमर तो होगा नहीं, कॉर्पस यस वही होगा। मिट्रल ईस्चमर इज अ राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने बोला फेल्टिंग एब्डोमिनल पेन फील हो रहा है फॉलिकुलर ब्लीडिंग के टाइम पे, उसे हमने पोटेंशियल इरिटेशन इज कॉल्ड। उसको क्या बोला? जो इरिटेशन हो रही थी उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इन्होंने हमसे ये पूछा, तो हम किस नाम से जानते हैं उसको हम मिट्रल ईस्चमर के नाम से जानते हैं। उसके बाद है अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन इन ब्लड। ईस्ट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन इन ब्लड हमें कब देखने को मिलेगा? कॉजेज ओव्यूलेशन के टाइम पे, स्टिमुलेट्स लैक्टेशन के टाइम पे, या फिर इनहिबिट्स सीक्रेशन ऑफ एफएसएच के टाइम पे, या फिर इन वन कॉज ऑफ द ओस्टियोपोरोसिस के टाइम पे। ओस्टियोपोरोसिस का क्या काम है? ओस्टियोपोरोसिस जहाँ पे कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाती है और बोन्स वीक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस का तो कोई कोरिलेशन बनता नहीं है। इन्होंने पूछा है हायर कंसंट्रेशन ईस्ट्रोजन लेवल के बारे में, कि ब्लड में ईस्ट्रोजन का लेवल कब देखने को मिलता है। तो लैक्टेशन का भी कोई मतलब नहीं है, ईस्ट्रोजन का वहाँ पे क्या लेना देना है। कॉज ओव्यूलेशन और इनहिबिट्स, दोनों में से क्या आंसर होगा? दैट इज अ कॉज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के फेज में ईस्ट्रोजन पीक पे होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन अ लेक्चर ऑन द सेक्सुअल functioning, the nurse plans to include the facts that ovulation occur when the, कब occur होता है ovulation? in the lecture on the sexual functioning की बात हो रही है। the nurse plan to include the facts of ovulation occur when the ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई है, ब्लड लेवल ऑफ पीएच, ब्लड में जो एलएच हार्मोन है वो हाई है, या फिर प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई है, या फिर एंडोमेट्रियल वॉल इज स्लग्ड ऑफ दिखाई दे रही है। इन्होंने क्या पूछा है? सेक्सुअल फंक्शनिंग द नर्स प्लान इन इंक्लूड द फैक्ट ऑफ ओव्यूलेशन अकर व्हेन द, कब हम बोलेंगे? जब हमें ब्लड में एलएच हाई दिखेगा। जो ओव्यूलेशन फेज है उसमें जब कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, उस टाइम पे जब एफएसएच आता है तो एफएसएच
कम हो जाता है, LH की एंट्री हो जाती है। LH की प्रेजेंस में ही ओव्यूलेशन अकर होता है, जिसमें फीमेल को कुछ सीक्रीशन भी देखने को मिलते हैं, कुछ वेजाइनल सीक्रीशन भी प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या है, ब्लड में LH का लेवल हाई देखने को मिलेगा जब ओव्यूलेशन फेज चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी फेज, जहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है LH सर्च किसे बोलते हैं। LH सर्च क्या है, LH सर्च? आप क्या समझते हैं LH सर्च क्या है? LH सर्च पहली बार सुन रहे हैं LH सर्च? LH सर्च का मतलब होता है कि किसी भी हार्मोन का पीक लेवल, जहां पे पीक लेवल देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड LH सर्च। LH सर्च में जब LH हार्मोन, जब ओव्यूलेशन का फेज था तो पहले FSH चल रहा था, फिर वो धीरे धीरे कम हुआ, फिर वहां से LH की एंट्री हुई, LH धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर एकदम से LH का अमाउंट बढ़ गया, है ना, अमाउंट will be increased in LH hormone, that is called LH सर्च, दैट इज कॉल्ड LH सर्च। तो LH सर्च कब हमें देखने को मिलता है? 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, 24 आवर बिफोर ओव्यूलेशन, या 4 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हमें पता है, ओव्यूलेशन में LH सर्च देखने को मिलता है। यहाँ पे लिटिल बिट उन्होंने आपको कंफ्यूज किया है, क्योंकि हर ऑप्शन में उन्होंने ओव्यूलेशन को दिया गया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन हमें कब LH सर्च हमें कब देखने को मिलता है, कि जब LH कहाँ होता है, पीक पे होता है। तो LH पीक पे हमें कब दिखता है? जब 24 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है, मतलब वो अपने जो आपके 14 डे पे ओव्यूलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ही उसके 24 घंटे में ही हमें LH हार्मोन का लेवल, LH हार्मोन का लेवल जो होता है, लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है, जिसे हम LH सर्च के नाम से जानते हैं। सो बिफोर ओव्यूलेशन याद रखिएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय सीक्रीशन ऑफ, इन्होंने क्या पूछा है? ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज तो चल रहा है, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय सीक्रीशन ऑफ, कब ओव्यूलेशन होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसकी प्रेजेंस में हमें देखने को मिलेगा क्या कि ओव्यूलेशन हो जाएगा? कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जब से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं ना, उसमें मैच्योर फॉलिकल्स को भेजते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो LH सर्च भी तो तभी हुआ था जब उसको ओव्यूलेशन करवाना था, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन के लिए, है ना, LH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इज, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहे हैं आपसे, ड्रग ऑफ चॉइस इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा जो ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा? कॉम्बिफ्लिन, उसके बाद इथाइल एस्ट्रिडोल, या फिर डेनाजोल, या फिर लेवनो
जेस्टेरोल। तो क्या होगा इसका सही आंसर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्बिफ्लिन इसका सही आंसर है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन के लिए ये सेफ ड्रग होगी। नेक्स्ट है हमारा, अ फीमेल पेशेंट गेटिंग कॉम्बिफ्लिन citrate therapy during pregnancy, the risk for which complication may increase? कौन से complication आपको increase देखने को मिलेंगे जब क्लोमिफेन जब वो ले रही है, उसकी थेरेपी चल रही है, तो उस ड्यूरेशन में वो कौन सी ड्रग लेगी, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे, मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे, या फिर पॉलीहाइड्रोमिनोस के चांसेस बढ़ेंगे, या मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जब उसकी कौन सी थेरेपी चल रही है, कॉमिफेन चल रही है थेरेपी, तो उस टाइम पे उसे क्या देखने को मिलेगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे देखने को मिल सकती है? जबकि अभी तो ओव्यूलेशन की बात हो रही है, अभी तो वो फर्टिलाइज्ड भी नहीं हुआ है। मल्टीपल प्रेगनेंसी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि पॉलीगोहाइड्रोमिनस और मिस्ड अबॉर्शन जैसा तो कोई सिनेरियो अभी बना ही नहीं है। जब इम्प्लांट नहीं हुआ तो अबॉर्शन कहाँ से होगा? और पॉलीहाइड्रोमिनस की कंडीशन, पॉलीहाइड्रोमिनस एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो जाना, जब लेवल इंक्रीज हो जाना मोर देन 2000 ml तक, तो उसे बोलते हैं हम पॉलीहाइड्रोमिनस में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कैसे आपको पॉलीहाइड्रोमिनस देखने को मिलेगा? जबकि अभी तो सिर्फ ओव्यूलेशन की ही बात चल रही थी ना, तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी को अफेक्ट करेगा अगर ये ड्रग थेरेपी चल रही है तो। नेक्स्ट है हमारा, फर्न टेस्ट इज यूज टू असेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। फर्न टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? ओव्यूलेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, या फिर कैंसर के लिए, सर्विक्स कैंसर के लिए, या फिर मेंस्ट्रुएशन के लिए? किसके लिए यूज किया जाता है ये टेस्ट? फर्न टेस्ट इज यूज टू असेस फॉर ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, या फिर हमारा मेंस्ट्रुएशन। तो एक फर्न टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? ओव्यूलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने जैसे टेस्ट लगाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपको आपका एनालाइजेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और आप कहाँ पे क्या गलती है, कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उसे इम्प्रूव में ला सकते हैं, कैसे उस पर काम करना चाहिए, वो आपको एक स्ट्रैटेजी बेस्ड स्टडी आप करेंगे तो आप सिलेक्शन तक बहुत जल्दी पहुँचेंगे। तो ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कभी कभी आपको बहुत टाइम डिप्रेशन भी होगा कि मैं नहीं कर पा रहा, सबका सिलेक्शन हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो वो एक टाइम के बाद आपको थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको उसको बॉदर नहीं करना, आपको आपके लक्ष्य को याद रखना है और आगे बढ़ना है। सो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। LH सर्च अकर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन? हमें LH सर्च अकर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी आवर, कितने आवर के पहले देखने को मिलता है? 12 आवर, 36 आवर, 48 आवर्स, 24 आवर्स। तो हमें कब देखने को मिलता है LH सर्च? कितने आवर का टाइम ड्यूरेशन होता है ये जानना चाहते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं
होनी चाहिए। तो हम कब देखने को मिलता है हमें? 24 आवर्स 36 आवर्स बिफोर हमें देखने को मिलता है। अगर 36 आवर नहीं है तो फिर हम 24 आवर्स के साथ भी जा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली पूछा है ना, तो इसका सही आंसर है हमारा 36 आवर्स तक हम उसको क्या कर सकते हैं, बिफोर ओव्यूलेशन हमें LH देखने को मिलता है। सो ये था आज के हमारा टेस्ट के क्वेश्चन। सो थैंक यू एवरीवन, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए। हर सैटरडे को टेस्ट लगाना नहीं भूलना। उससे पहले जो हमारी नॉर्सेट की क्लासेस चल रही हैं उसमें कंटिन्यूटी को रखिए, अच्छे से पढ़िए। जो डाउट है कमेंट बॉक्स पे भेजिए, और भी अगर किसी और भी सब्जेक्ट में है तो मैसेज करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।